दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया का 1 रुपया अगर यूएसए के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। इससे भारत को क्या प्रॉफिट होंगे या फिर भारत को इससे क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। किस तरह यूएसए के $1 इंडिया के 1 रुपये के बराबर हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब $1 की कीमत तकरीबन ₹3.30 था, लेकिन आज $1 की कीमत इंडिया के ₹83.33 के बराबर है। आखिर करेंसी में इतना डिफरेंस होने का वजह क्या है? रुपया की कीमत क्यों गिरती जा रही है और डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? करेंसी के इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक्सचेंज रेट को समझना होगा। किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने के 3 तरीके होते हैं: फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट है जिसमें करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, यानी सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग ही करेंसी की रेट घटते बढ़ते रहेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया की करेंसी जहां रुपया है वही अमेरिका की करेंसी डॉलर है। मान लेते हैं कि भारत एक साल में 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया और अमेरिका ने भी 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया। अब इस प्रोडक्शन के बीच ये दोनों देश अपनी अपनी करेंसी क्रिएट करते हैं। भारत के पास 100 रुपया है जिसमें 100 एप्पल को खरीद सकता है, वही अमेरिका के पास $100 है जिससे 100 एप्पल खरीद सकता है। मतलब अभी दोनों के करेंसी की रेट 1:1 रेशियो है, यानी $1 $1 के बराबर है। लेकिन भारत में नेक्स्ट ईयर फिर से 100 एप्पल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस बार अमेरिका में 200 एप्पल का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर रुपया और डॉलर दोनों के पास 100 ही है, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़कर 2 गुना हो गया, जिससे अमेरिका में अभी $1 में 2 सेब खरीद सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन अधिक होने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब बात अगर भारत की करें तो अमेरिका से करेंसी एक्सचेंज करना चाहे तो भारत को $1 खरीदने के लिए ₹2 देना पड़ेगा। क्योंकि पहले करेंसी की वैल्यू बराबर थी, मतलब इसका रेशियो 1:1 था। अब करेंसी का रेशियो 2:1 हो गया है, यानी ₹2 $1 के बराबर। फिक्स एक्सचेंज रेट यह एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिससे करेंसी की वैल्यू में डिमांड और सप्लाई का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इस एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। 1970 से पहले इंडिया और दूसरी ज़्यादातर कंट्रीज़ में फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम चलता था। मैनेज एक्सचेंज रेट यह एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें करेंसी का वैल्यू पार्शियली फ्लैक्चुएट होता है। इसमें सरकार के द्वारा परसेंटेज फिक्स्ड कर दिया जाता है। जैसे किसी कंट्री की गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमारे देश की करेंसी तो 2 या 3% ही फ्लैक्चुएट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जब 1947 में रुपया और डॉलर में ज़्यादा फासला नहीं था तो फिर इतना ज़्यादा चेंज आया कैसे? देखिए, देश की आज़ादी के बाद 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री का डेवलपमेंट करने के लिए लोन लिया, लेकिन बाद में जब सरकार को लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं था तो बहुत सारा करेंसी को छाप कर लोन चुकाया। इस वजह से रुपये का वैल्यू और कम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिक करेंसी छापने से रुपये की वैल्यू कैसे कम हो गई। देखिए, मानकर चलते हैं कि सरकार ने डेवलपमेंट के लिए ₹1000 लोन लिया और इस पूरे पैसे को कंट्री के डेवलपमेंट में लगा दिया, और फिर बाद में जब लोन को चुकाने का समय आया तो सरकार के पास मात्र ₹250 ही थे। अब सरकार के पास यह पावर होती है कि वह रुपया की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता है। सरकार ने इस लेवल तक करेंसी को प्रिंट किया कि ₹1 की जो वैल्यू थी अब वो ₹10 के बराबर हो गई। अब जो सरकार के पास ₹250 थे अब वो 10 गुना ज़्यादा, मतलब ₹2500 हो गया। अब सरकार इस ₹2500 में से ₹1000 तो लोन चुका सकती है और सरकार के पास ₹1500 बचे। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि करेंसी का ज़्यादा सप्लाई मार्केट में होने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब तक हम जिस चीज़ को ₹1 में खरीद सकते थे अब उसे खरीदने के लिए ₹10 देने पड़ेंगे। अब भारत सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर को भारत में लाने के लिए
इंडियन गवर्नमेंट ने 7 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर कर दी और फिर 1990 तक $1 की कीमत 17 रुपये के बराबर हो गई। इसके बाद जब 1991 में इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें इंडियन मार्केट को सभी कंट्री के लिए खोल दिया गया और इंडिया के करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया गया, यानी अब डिमांड और सप्लाई में चेंज होने पर रुपये की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। करेंसी की वैल्यू दो तरीके से कम होती है, जब सरकार खुद से नोट छापकर करेंसी की वैल्यू कम कर देती है तो इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अपने आप जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसे डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। इतना समझने के बाद हम अब मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा होता तो भारत को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन चीज़ों पर होगी जिन्हें भारत इंपोर्ट करता है। डॉलर की हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ₹1 $1 के बराबर होगा। किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, इसका मतलब है किसी कंट्री के लोग अदर कंट्री के लोगों की तुलना में कितना अधिक प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन पर। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है और इसके कारण गुड्स और सर्विसेज की कीमत बढ़ती जाती है। मानकर चलो अगर अमेरिका की करेंसी इंडियन करेंसी की तुलना में लगातार लो इन्फ्लेशन से होकर गुजरती है और लगातार कई सालों तक ऐसी सिचुएशन बनी रहती है तो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाएगी।